और JKLS लाइव की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां के दुस्सल जंगल में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। दसल के कोने कोने में सुरक्षा बल तैनात है। छिपे आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आपको बताएं कि आज से 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया था। मारे गए दहशतगर्दों के साथियों के इलाके में छिपे होने की खबर थी। उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दसल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज भी दसल जट्टा और दसल गली की तलाशी ली गई। काबिले जिक्र है कि आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद फोर्सेस ने दसल में सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी किया था। एहतियातन यह कदम उठाया गया ताकि आतंकी अपने किसी नापाक मंसूबे में कामयाब न हो पाए। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। सर्च जो है वो अभी भी इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। दसल जट्टा का इलाका है और यहाँ पर जो है वो सर्च जो है पूरे इलाके में चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। और दसल में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, उसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शक्ति शर्मा। शक्ति, अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, खास तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है, जंगलात है। सर्च ऑपरेशन काफी मुश्किल यहां पर माना जा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से लगातार, क्योंकि जब से एक आतंकी मारा गया है और उसके 2 साथी जो हैं यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए हैं, तब से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके में सर्च चला रही है। ये दसल जट्टा का इलाका है और दसल के साथ मेहाड़ी, बथूनी और करैया का इलाका भी पड़ता है। और इन तमाम इलाकों में सर्च जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाई जा रही है। ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि उन दोनों को भी ढूंढ के मौत के घाट उतारा जाए जो यहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। उस पूरे इलाके में जो है सेना, CRPF, पुलिस की मदद से पूरे एरिया में जो है वो चप्पे चप्पे पर तलाशी जो है वो ली जा रही है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, वाहनों की तलाशी जो है वो भी ली जा रही है। और ये जो जंगली इलाका है, काफी घना जंगल है यहाँ पर, तो मुश्किल जरूर आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इस एरिया में सर्च जो है वो चला रही है। शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खासतौर पर सरहदी इलाके, इस पर हम पहले भी लगातार बात करते रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन का जारी रहना, ताकि किसी भी नापाक मंसूबे को हरगिज भी कामयाब ना होने दिया जाए। और उसी कवायद में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे तमाम जवान यहां पर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल, ये जो दसल का इलाका है, जिसकी एक तरफ जो है वो मंजाकोट सेक्टर पड़ता है, वो भी सरहद का सेक्टर है, और दूसरी तरफ जो है वो केरी सेक्टर पड़ता है। ये दोनों सरहद के सेक्टर हैं। इन दोनों में से अक्सर जो है वो घुसपैठ होती है। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है इन दोनों सेक्टर से, मंजाकोट सेक्टर हो या केरी सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान पिछले कई सालों से कर रहा है। और कई बार वहां पर मुठभेड़ भी हुई है इन दोनों सेक्टरों में। और जब गोलाबारी होती थी तो तब भी पाकिस्तान इन दोनों सेक्टरों से गोलाबारी जम के करता था। और बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए जो इलाके हैं, और ये दसल का इलाका है, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, मंजाकोट और केरी के बीच में। और यहाँ से एक लिंक रोड जो है वो केरी की तरफ जाती है, दूसरी मंजाकोट की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ जरूरी इसलिए है क्योंकि सरहदी इलाका होने से सिक्योरिटी फोर्सेस को यह भी आशंका है कि कहीं सरहद पार से घुसपैठ करके आतंकी इस एरिया में दाखिल हुए हैं और कहीं फिर से और आतंकी यहाँ पर आ जाए, और जो आतंकी आए हुए हैं उनको जल्द से जल्द जड़ दबोचा जाए, उनको मौत के घाट जो है उतारा जाए। इसलिए थोड़ी ज्यादा यहाँ पर संजीदगी से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है इस पूरे इलाके में। शक्ति, आपसे डिटेल ये भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकियों की खोज तो जारी है, किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी के खास जो अभी यहाँ पर बंदोबस्त हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है अंदरूनी इलाकों पर भी नजर रखना। देखिए, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ शादियों का सीजन भी चल रहा है। बीते रोज भी यहाँ दसल में एक शादी थी, तो उस शादी को देखते हुए पूरी तरह से सिक्योरिटी वहां पर दी गई थी। सेना ने पूरी तरह से उस इलाके को घेरा हुआ था, कहीं आतंकी जो हैं अपने मंसूबे में कामयाब ना हो जाएं। और इस शादी के साथ साथ छोटे मोटे फंक्शन भी होते हैं, और साथ में वो जो सिविलियन हैं यहाँ के रहने वाले, उनकी सुरक्षा भी लाजमी है। कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो सिविलियन को निशाना ना बनाए, इसको लेकर भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। और जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं
जो दसल की हों, जब मेहाड़ी की हों, या एगराती एरिया की हों, बथूनी एरिया की हों, जो तमाम जो एरिया नजदीक में पड़ते हैं, उनको पहले से ही अलर्ट रहने के हुक्म जो हैं वो जिला इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए हैं कि वो भी अलर्ट रहें, वो भी किसी भी तरह की कोई नकलो हरकत अगर देखते हैं तो उसकी इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। तो वीडीसी भी एक तरफ मोर्चा संभाले हुए है, गांव के जो पंच सरपंच हैं, नुमाइंदे हैं, उनको भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह की मूवमेंट वो अगर उनको मिलती है तो वो उसकी इतला जो उसकी है वो जो दें। इसके साथ साथ पुलिस ने कुछ नंबर भी बीते रोज जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं, पुलिस ने अलग अलग थाना के नंबर हैं और कुछ टोल फ्री नंबर जो हैं पुलिस ने जारी किए हैं। उन नंबरों पर भी एसएसपी राजौरी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि उन नंबरों पर भी इतला कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पर इतला कर सकता है और उसकी शिनाख्त जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, यानी उसकी जो है आइडेंटिटी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई सूचना अगर किसी के पास आती है तो वो फौरी तौर पर उन नंबरों पर राब्ता करके जिला इंतजामिया तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकता है और बता सकता है कि उनके इलाके में किस तरह की कोई ऐसी नकलो हरकत है। लेकिन लोग जो हैं वो भी पूरे तरह से सेना और पुलिस के साथ हैं, लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा है और सिक्योरिटी के लिहाज से फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड इन तमाम लोगों को कर रही है। कहीं कुछ फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो पूरी तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हैं कि कहीं ना कहीं और बड़ा हादसा करने में आतंकी कामयाब ना हो जाए। बिल्कुल शक्ति आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि इससे पहले अगर कुछ सालों की अगर हम बात करें, कुछ बरसों की बात करें, तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर लगातार हम देखते थे कि फायरिंग की वारदातें होती थी। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने खेतों में भी नहीं जा पाते थे, शलबारी भी यहाँ पर होती थी। और जब से ये सीज फायर की पूरी तमाम तर कवायद यहां पर हुई, अब एक नई मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रही है कि दरअंदाजी की कोशिश होती है और इसीलिए इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सुरक्षा को देखते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब बॉर्डर पे शांति है, बॉर्डर पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दरअंदाजी की जो है पाकिस्तान कोशिश करवाता है कि कहीं ना कहीं दरअंदाजी करके घुसपैठ करवा के आतंकियों को सीमा से इस तरफ भेजा जाए और वो यहाँ पर खड़बड़ी पैदा करें। जब 2 महीने पहले हमारी जब डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 14 से 15 आतंकी जो है वो राजौरी जिला में एक्टिव हैं और उनमें से अगर हम बात करें तो एक आतंकी जो है बीते रोज मारा गया है, 2 दिन पहले मारा गया और एक आतंकी जो कि कोटरंका में मारा गया था। तो अगर हम माने तो अभी भी 12 से 13 आतंकी जो है वो इस पूरे इलाके में एक्टिव माने जा रहे हैं कि एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं उन आतंकियों को यहाँ से मारने की कोशिश जो है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है कि घुसपैठ करवाई जाए, आतंकियों को सीमा से इस पार जो है वो भेजा जाए और डिस्टर्बेंस जो है वो इस राजौरी जिला में, राजौरी जिला के साथ साथ पुंछ जिला में, दोनों जिला में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा की जाए और हलचल यहाँ पर हो। ये कहीं ना कहीं कवायद रहती है, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। बिल्कुल, और इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चौकस हैं, अलर्ट हैं। हर तरह की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए वो यहां पर नजर आ रहे हैं। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कश्मीर घाटी में पिछले कई वर्षों से केसर यानी जाफरान का उत्पादन घट रहा है, खेतों में बीजों की कमी भी हो रही है। केसर रिसर्च सेंटर पामपोर के साइंटिस्ट बशीर अहमद इलाही ने इस टेंडर पर चिंता जताई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज्यादातर किसानों ने बीज नहीं बदला है, जिससे उनकी जो जाफरान की पैदावार है वो कहीं ना कहीं घट रही है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है, कुछ जानकारी दी है और इसी मामले पर त्राल से हमारे साथी सैयद मंजूर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। दरपेश है हमारे किसान भाइयों को वो कार्म्स का अवेलेबल होना, वो सबसे बड़ा मसला है और चैलेंज है। हमारे किसान भाई जहां जहां पर भी आप देखेंगे वो क्या करते हैं कि उनके जो खेत हैं सैफरान के, जब वो बुआई करते हैं उसके बाद वो ऐसे ही अपने खेतों को छोड़ते हैं, या तो वो 10 साल 12 साल या 20 साल या हमने देखा है कि वो कभी 30 साल के बाद भी अपने खेतों की जो है वहां से उन कार्म्स की अपरूटिंग या हार्वेस्टिंग करते हैं, जो इस वक्त सैफरान के लिए मुनासिब नहीं है। सुकास्टी की तरफ से हमने बहरहाल ये कोशिश की है कि ये इस सिलसिले में हम आगे कैसे बढ़े।
और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मंजूर त्राल से। मंजूर, कश्मीर अपने ज़ाफ़रान सेफ्रॉन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हम हालिया बरसों में देख रहे हैं, रिपोर्ट भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं इस ज़ाफ़रान की पैदावार में अब कमी देखी जा रही है और जाहिर सी बात है इसका बराह रास्त असर जो है वो किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। और इसी सिलसिले में आपकी जो रिपोर्ट अभी हमने देखी है, जो पामपोर के साइंटिस्ट हैं बशीर अहमद इलाही, उन्होंने खास तौर पर इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये यहां पर सामने आ रही है, पैदावार में कमी क्यों हो रही है और क्या इसके लिए खास इक़दामात वहां उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल हिन्ना, ये जो ज़ाफ़रान की पैदावार है पिछले कई सालों से इस पैदावार में कमी दर्ज की जा रही है। ताहम अगरचे सरकार ने ज़ाफ़रान मिशन के तहत बहुत सारी कोशिशें की ये ज़ाफ़रान की सनत को बढ़ाने के लिए, ताहम अभी तक अगर हम देखेंगे वो इतना कामयाब नहीं हुआ है। स्प्रिंकल सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए ज़ाफ़रान फील्ड्स में, करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया है, क्योंकि ये जो ज़ाफ़रान है, कश्मीर का ज़ाफ़रान, ये दुनिया भर में यूनिक माना जाता है। लेकिन पिछले सालों में इसकी कमी देखी जा रही है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी ये क्लाइमेट चेंज भी बताया जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये जो ज़ाफ़रान में कमी आई है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, ख्रू जो इलाका है जहां पर ये ज़ाफ़रान उगता है, उस इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है और सीमेंट का जो पोल्यूशन है वो इन खेतों में जाता है, तो जिसकी वजह से ज़ाफ़रान में कमी दर्ज की जा रही है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे, ज़ाफ़रान मिशन के तहत किसानों को नए बीज दिए गए थे, ताहम ज़मीनी सतह पर किसानों की गलती की वजह से किसानों ने वो बीज अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिस पर एक रिसर्च के दौरान ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर जो पामपोर है, इन्होंने एक रिसर्च किया है। उसमें इन्होंने देखा है कि जो ज़ाफ़रान के बीज है वो पिछले 10 सालों से किसानों ने नहीं निकाले हैं, जिसकी वजह से वो ज़ाफ़रान के जो बीज है वो अब खराब होते हैं ज़मीन में। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ज़ाफ़रान में कमी दर्ज की जा रही है। और साथ ही साथ जो ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदान बशीर अहमद इलाही, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर ज़ाफ़रान की पैदावार बढ़ानी है तो किसानों को साल में दो साल के बाद जो जमीन में बीज होती है वो चेंज करने। इससे क्या होगा, एक तो वो बीज यहां से निकाल कर दूसरी जगह लगाई जाएगी, उसमें कोई खतरा नहीं रहा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। और साथ ही में वो जो बीज जहां पे लगाया जाएगा उससे ज्यादा फायदा आएगा किसानों को। एक तो बीज ज्यादा निकलेगा उससे और ज़ाफ़रान की जो पैदावार है वो ज्यादा निकलेगी। उन्होंने लोगों को सलाह दी है, खासकर किसानों को सलाह दी है कि वो 2 साल के बाद जो ज़ाफ़रान का बीज है वो चेंज करे अपने खेतों से, ताकि जो ज़ाफ़रान की फसल है वो ज्यादा होगी। क्योंकि ये एक रिसर्च के दौरान पता चला है साइंसदानों को कि उन्होंने कहा कि जो ज्यादा टाइम बीज, अगर हम अक्सर बात करेंगे जो पहले जब जी सैयद मंजूर, बिल्कुल सैयद मंजूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो आपने बताया कि किस तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से हकीकी मायनों में ज़ाफ़रान की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमने खुद देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है या फिर और जो बड़े तमाम अहम लोग हैं वो खुद किसानों से बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्कीमें किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनका वो फायदा जरूर उठाएं, उनसे वो इस्तिफादा जरूर हासिल करें, क्योंकि ज़ाफ़रान कश्मीर की खास पहचान रही है। क्या वहां पर इस तरह की कोई कवायद देखी जा रही है कि किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए कोई खास बेदारी मुहिम चलाई जाए, जिससे कम से कम उनको पता चल सके कि अपनी खेती में कैसे वो मजीद बेहतरी ला सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अगर हम मरकजी सरकार की बात करेंगे, मरकजी सरकार काफ़ी संजीदा है ज़ाफ़रान की सनत को बढ़ावा देने के लिए। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, यहाँ एक स्पाइस पार्क बनी, ज़ाफ़रान ये स्पाइस पार्क जो यूनिक क्रॉप के लिए एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस पार्क है। इसमें जीआई टैगिंग होती है, ज़ाफ़रान को सुखाया जाता है और एक पहचान मिली है कश्मीरी ज़ाफ़रान को। लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे, गवर्नमेंट हर सतह पर अपनी कोशिश कर रही है। अगर हम स्प्रिंकल सिस्टम की बात करेंगे,
हर किसी जगह स्प्रिंकल सिस्टम इंस्टॉल किया ताकि जो बारिश नहीं होती है वक्त पर स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो और किसानों को फायदा मिले। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो यहाँ के किसान हैं, किसानों की भी बहुत सारी मतलब किसान अब अगर देखेंगे किसान अब मतलब इस खेत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये जाफरान की सनत पीछे जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार, अगर सरकार की बात करें कि सरकार हर सतह पर अगर हम देखेंगे अरबों रुपया इस पर खर्च किया गया। जो साफरान मिशन मरकजी सरकार ने यहां शुरू किया था वो साफरान की सनत को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ताहम अगर हम किसानों की हम बात करेंगे, किसान ज्यादातर मेहनत अब इस क्रॉप पर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सनत आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। लेकिन अगर हम साफरान रिसर्च सेंटर की बात करेंगे, साफरान रिसर्च सेंटर जो पांपोर में मौजूद है, जरी यूनिवर्सिटी का सेंटर है, ये यहाँ के जो साइंसदान है वो नए तहकीक कर रहे हैं। आज जो तहकीक इन्होंने किया है वो इसमें यही बताया गया है कि ये जो साफरान की जो बीज है ये ज्यादा टाइम जमीन में रहता है, इसलिए वो खराब होता है, उसके बाद फिर ये फसल नहीं निकलती है। इसलिए ये लोगों को, किसानों को सलाह दे रहे हैं कि ये जो बीज है 2 सालों के बाद चेंज किया जाए। एक तो अच्छा बीज और आ जाएगा और जो फसल है वो भी आ जाएगी। बिल्कुल जी, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह की कोशिशें जो हैं वो लगातार हो रही हैं और किसान भी, काश्तकार भी अब खुद इस जानिब आगे बढ़कर इस्तिफादा हासिल करेंगी, क्योंकि बहरहाल आमदनी जो है वो उनकी ही बढ़ना है, उनको ही इससे ज्यादा फायदा होगा। सैयद मंजूर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, और इस बेहद अहम खबर पर आगे क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, उसके ताल्लुक से भी आगे आपसे जरूर बात करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी सैयद मंजूर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ज़ाफ़रान की जो खेती है उसमें मजीद इजाफे के लिए सरकार की तरफ से तो कोशिशें लगातार जारी हैं। किसानों को भी चाहिए कि जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके मुतालिक पूरी जानकारी हासिल करें और अपने खेतों में लहलहाते ज़ाफ़रान को देखें, और ख़ास तौर पर जिस तरह से कश्मीर में मशहूर है ज़ाफ़रान, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया तक पहुंचे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से। केंद्र की तरफ से प्रदेश का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की जो सीमा पहले 14,500 करोड़ थी वो इस साल कम से कम 16,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरक्स, इसके विपरीत इसमें 5,500 करोड़ की कटौती कर दी गई, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है और इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार को बने तकरीबन 6 महीने का समय होने वाला है, और जिस प्रकार से पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला और 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज हमारी सरकार को मिली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव जो है कर्जे का सरकार के ऊपर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और हमेशा एक प्रयास किया है कि हमें जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सबसे पहले ठीक करना है, और उस काम में लगे भी हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि अगर आप बात करें कि पिछले साल जो कर्जा लेने की हमारी जो सीमा थी वो 14,500 करोड़ रुपया, तो एकदम उसको जो है 5500 करोड़ रुपया घटा दिया गया, वो केवल 8500 करोड़ रुपए रहेगी। अब आप बताएं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल चीज महंगी होती है, तो अगर वो पिछले साल 14,500 करोड़ थी तो इस बार वो कम से कम 16,000 से ऊपर होनी चाहिए थी, और वो उल्टा जो है उसमें 5500 रुपए की कटौती की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी भारत सरकार ने एक नई बंदिश और लगाई कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हम वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी फॉरेन के बैंक्स हैं, उनसे जो हम एड लेके प्रोजेक्ट्स को अपने राज्य के अंदर चलाते हैं, उसमें भी उन्होंने कैपिंग कर दी है कि 7,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये अपने आप में दोनों चीज़ें हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने वाली है। इसमें निश्चित तौर पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, तो आपका विकास में बाधा जरूर आएगी। तो अभी हमने सुना कि किस तरह से सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर, खासतौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश की जो कर्ज लिमिट है उसको घटा दिया गया है, जिससे
प्रदेश की जो तरक्की है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, राज्य का विकास इससे प्रभावित होगा। साफ तौर पर उन्होंने यहां बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और ये पहली बार नहीं है जब कर्ज लिमिट घटाने के मामले में रियासती सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने आया है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जब कर्ज लिमिट घटा दी गई है तो इसका सीधा असर राज्य के विकास पर ही पड़ेगा। और आज भी इसी बात को प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया के सामने रखा है। हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है कि कर्ज लिमिट अगर घटा दी गई है तो उसका सीधा असर जो है वो राज्य के विकास पर पड़ेगा। लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अभी नरेश चौहान ने जो कहा है उसको लेकर प्रतिक्रिया भी आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल हिना, लगातार कांग्रेस की तरफ से निशाने भाजपा के ऊपर साधे जा रहे हैं। पहली बात ये कही जा रही है कि जिस प्रकार से कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है और पूर्व सरकार के द्वारा कर्ज लिया गया उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि अब केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार लोन लिमिट कम कर रही है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग एजेंसीज होती है, चाहे एडीबी की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, कर्ज स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी भी लिमिट तय कर दी गई है, क्योंकि गारंटी केंद्र सरकार में तो वो लिमिट भी कर दी गई है, कर्ज लेने की लिमिट। और ऐसे में प्रदेश को इन तमाम चीजों से नुकसान है। लेकिन नरेश चौहान ने इस बात का जिक्र, चाहे जो भी हालात हो, प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने जिक्र मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का दौरे पर गए, उन्होंने से मुलाकात की, तमाम लोगों से मुलाकात की जो प्रदेश के आर्थिक स्थिति के लिए, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो विकास की रफ्तार है वो धीमी ना हो पाए हिमाचल प्रदेश में, और आर्थिक स्थिति प्रदेश की आगे ना आए विकास की रफ्तार में। और क्योंकि हम इन सब तमाम जो बयान आ रहे हैं इनको लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अब चुनाव हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के साथ होने हैं लोकसभा के, और ऐसे में अब आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अब लगातार चलता रहेगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर तो हमने देखा कि पहले ही दिन से जब ठाकुर सुखविंदर सिंह ने सत्ता संभाली तब से लेकर लगातार निशाने कांग्रेस पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बयान भाजपा पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और पूर्व सरकार द्वारा बड़ा लोन लिया गया है भाजपा सरकार के द्वारा। और इसके अलावा अब केंद्र भी इस निशाने पर आ गया कि केंद्र की तरफ से क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ लोन लिमिट जो बढ़नी चाहिए थी वो कम हो रही है। और जो एडीबी और वर्ल्ड बैंक तमाम एजेंसी से जो सहायता मिल और उसको भी कम किया जा रहा है, तो ऐसे में जो उसको चुकाने में उसकी किस्तों की में ही एक बड़ा कर्ज बिल्कुल। और अब इस पर देखना ये भी अहम रहेगा कि क्या कुछ रिएक्शंस जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि लगातार बयानात, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। राजेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।